गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात का करेंगे दौरा। अहमदाबाद और कलोल में विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। नवरंगपुरा में गुजरात साहित्य महोत्सव का भी करेंगे उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी घटना, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी मोहम्मद शफी की गोली मारकर हत्या। सुरक्षा बलों ने की इलाके की घेराबंदी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में उत्तरी गजा में इजरायली टैंक की गोलीबारी जारी। नेतन्याहू से बातचीत के बाद बाइडेन ने दी सफाई, युद्ध विराम के लिए नहीं कहा। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर खेल मंत्रालय का बड़ा फैसला। भारतीय कुश्ती संघ की गतिविधियां अगले आदेश तक निलंबित। और खेल की खबरों में मुंबई में खेले जा रहे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने भारत के सामने रखा 75 रन का लक्ष्य। भारत को लगा पहला झटका। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलियाई टीम 261 रन ही बना सकी। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। शुरुआत, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आज गुजरात का दौरा करेंगे। अमित शाह अहमदाबाद और कलोल में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अमित शाह प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों और उनके परिजनों के साथ स्नेह मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। गृह मंत्री पानसर तालाब का लोकार्पण और विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। अमित शाह विशाल एकता सम्मेलन में भाग लेंगे और सरदार पटेल की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री गांधीनगर जन्मोत्सव द्वारा आयोजित सांसद खेल प्रतियोगिता का भी शुभारंभ करेंगे। अमित शाह नवरंगपुरा में गुजरात साहित्य महोत्सव का भी उद्घाटन करेंगे। और अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी घटना सामने आई है। बारामूला में आतंकियों ने रिटायर्ड पुलिस अधिकारी मोहम्मद शफी की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। जानकारी के अनुसार रिटायर्ड पुलिस अधिकारी मस्जिद में अजान पढ़ रहे थे और इसी दौरान उन पर हमला हुआ। जम्मू कश्मीर में सेना ने कहा है कि वह पुंछ जिले की सुरानकोट तहसील में डियर की गली में हुए आतंकी हमले की जांच में पूरा सहयोग देगी। इस हमले में 4 सैनिक शहीद हो गए थे और 2 अन्य घायल हो गए थे। प्रशासन ने मृतकों के आश्रितों को मुआवजा और नौकरी देने की घोषणा भी की है। राजौरी और पुंछ में कल तड़के मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। हालांकि स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। सुरक्षा बलों ने पर्वतीय इलाकों और अन्य जगहों पर आतंकियों की तलाश के लिए अभियान तेज कर दिया है। आतंकियों की धरपकड़ के लिए हेलीकॉप्टर, ड्रोन और पैरा कमांडो की मदद ली जा रही है। खबरों के अनुसार सुरक्षा बल पीर पंजाल पहाड़ियों की गुफाओं और अन्य ऊपरी हिस्सों में विशेष अभियान चला रही है। खबर है कि इन जगहों पर लगभग 30 विदेशी आतंकी छिपे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकी हमले में शहीद हुए सैनिकों का पुष्पांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें कि पुंछ में आतंकी हमले में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई है। गुजरात के पोरबंदर तट से लगभग 217 समुद्री मील दूर एक व्यापारिक जहाज पर एक ड्रोन ने हमला कर दिया है। हमले की सूचना मिलते ही भारतीय कोस्ट गार्ड और भारतीय नौसेना सतर्क हो गए। भारतीय एजेंसियों ने व्यापारिक जहाज केम प्लूटो की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विमान भेजा और उससे संचार स्थापित किया गया। नौसेना ने भी सहायता के लिए युद्धपोत भेजा है। कोस्ट गार्ड स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए है। जहाज के चालक दल में लगभग 20 भारतीय और एक वियतनामी नागरिक शामिल है। ड्रोन हमले में कोई भी घायल नहीं हुआ है और सभी लोग सुरक्षित हैं। हमले के बाद अपने नुकसान का आकलन कर जहाज मुंबई के लिए रवाना हो गया है। अब यह जहाज कोस्ट गार्ड के डॉर्नियर विमान की सुरक्षा में ही मुंबई तक का सफर तय करेगा। विमान ने केम प्लूटो के साथ संचार भी स्थापित किया है। कोस्ट गार्ड अधिकारियों का कहना है कि उम्मीद है कि जहाज मुंबई आ सकता है। इसी के साथ चालक दल ने स्टीयरिंग संबंधी दिक्कतों के कारण एस्कॉर्ट सहायता मांगी है। वहीं भारत का विक्रम जहाज अब पूरे रास्ते केम प्लूटो की सुरक्षा करेगा। कोस्ट गार्ड केंद्र स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए है। वहीं भारतीय नौसेना ने भी सुरक्षा के लिए एक युद्धपोत भेजा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फिर से पत्र लिखा है।
उन्होंने संसद में व्यवधान और विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर बातचीत के लिए उन्हें अपने आवास पर क्रिसमस के दिन आमंत्रित किया है। अपने पत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लिखा है कि रणनीति बनाकर व्यवधान और अशांति फैलाना लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र करने से कम नहीं है। सदन के अंदर भी विचार विमर्श के लिए मेरे हर आग्रह को आपने सिरे से नकार दिया। सदन में मुझे इस पीड़ा को भी वहन करना पड़ा। अगर विचार करें तो आप स्वयं स्वीकार करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा इस प्रकार सभापति के साथ बातचीत और संवाद का तिरस्कार करना, सदन के अंदर भी ऐसे हर अनुरोध को नकार देना, ऐसा होना तो न सिर्फ अभूतपूर्व है बल्कि उस स्थापित संसदीय परिपाटी के भी विरोध है जिसमें आप जैसा वरिष्ठ सांसद निष्णात और निपुण हो। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि व्यवधान इरादतन था और रणनीति के तहत था। इस प्रकरण में मुख्य विपक्षी दल की पूर्व नियोजित भूमिका की ओर इंगित करके मैं आपको लज्जित नहीं करना चाहता, लेकिन जब कभी भी मुझे आपसे बातचीत करने का अवसर लाभ मिलेगा मैं आपसे वही साझा अवश्य करूंगा। आपको याद ही होगा कि मैंने पहले भी आपके साथ अपने कक्ष में वे संवेदनशील तथ्य साझा किए थे जब आपके दल की एक सदस्य सदन की कार्यवाही की वीडियोग्राफी करते पाई गई थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय सांख्यिकी सेवा ISS 2023 बैच के परिवीक्षार्थीयों के साथ बातचीत की है। कोलकाता का ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड आज विश्व रिकॉर्ड रचने को तैयार है। यहां 1 लाख से अधिक लोग साथ मिलकर गीता पाठ करेंगे। अब तक 1,30,000 लोग गीता पाठ करने के लिए पंजीकरण करवा चुके हैं। इससे पहले भी कभी इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ गीता पाठ नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में लिखा है कि सनातन संस्कृति संसद, मतीलाल भारत तीर्थ सेवा मिशन आश्रम और अखिल भारतीय संस्कृत परिषद द्वारा संयुक्त रूप से कोलकाता के परेड ग्राउंड में आयोजित लोखो कंठे गीता पाठ के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई। 1 लाख लोगों द्वारा गीता का पाठ करने का लक्ष्य वास्तव में प्रशंसनीय है। श्रीमद् भगवद गीता एक व्यवहारिक मार्गदर्शक है जो अपार ज्ञान प्रदान करती है और एक सार्थक जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। यह जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए एक पुस्तक के रूप में भी कार्य करती है। गीता द्वारा प्रस्तावित मार्गों का बहुलवाद भारतीय विचार और संस्कृति के लिए सर्वोत्कृष्ट है। 2047 तक का समय सामूहिक प्रयासों से मजबूत, विकसित और समावेशी भारत के निर्माण के सपने को पूरा करने का अवसर है। लोको कंठे गीता पथ सभी के लिए शांति और कल्याण लाए। इस प्रयास की सफलता के लिए सभी आयोजकों को शुभकामनाएं। बिहार के सिवान में बेखौफ बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। सिवान जिले में हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बदमाशों ने ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता आरिफ जमाल की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक आरिफ जमाल अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। इसी दौरान एक बाइक पर सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। गोली लगने के बाद गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी पीएफआई में अलग अलग ओहदों पर थे, जो विदेश से हवाले के जरिए आए करोड़ों रुपए का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में कर रहे थे। ईडी के अनुसार गिरफ्तार किए गए प्रमुख सदस्यों में पीएफआई के संस्थापक सदस्यों में से एक एएस इस्माइल, संगठन की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष मोहम्मद शाकिफ, 2020 तक राष्ट्रीय सचिव रहे अनीस अहमद, संगठन को जब प्रतिबंधित किया गया उस वक्त राष्ट्रीय सचिव रहे अफसर पाशा और संगठन के मौजूदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ईएम अब्दुल रहमान शामिल हैं। दरअसल 2018 में 2 मई को दर्ज की गई ईसीआईआर में गिरफ्तार सभी 5 आरोपियों से ईडी ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में हाल ही में 19 दिसंबर को पूछताछ की थी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023-2024 आकलन वर्ष 2024-2025 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म ITR 1 और ITR 4 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ITR 1 को सहज और ITR 4 को सुगम फॉर्म कहा गया है। 50 लाख रुपए तक का सालाना कमाई वाले नागरिक ITR 1 करोड़ भर सकते हैं। यह कमाई किसी भी सोर्स जैसे सैलरी, पेंशन या अन्य तरीके से हो सकती है। इसके साथ ही 5,000 रुपए तक की कृषि आय भी इसमें शामिल रहती है। इस साल के ITR 1 में भी आपको इनकम टैक्स की नई व्यवस्था को भी चुनने का अवसर मिलेगा। नई व्यवस्था में इसमें 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, जबकि इसके साथ ही आपको पहले की तरह टैक्स की रियायत भी नहीं मिलेगी। अगर आपको आयकर की धारा 80C, 80D, 80G के तहत छूट का लाभ लेना है तो आपको इसका विकल्प फॉर्म ITR 1 में भरना पड़ेगा। आपको बताने कि बजट 2023 में की गई नई व्यवस्था को डिफॉल्ट व्यवस्था बनने की सुविधा दी गई थी। यह नया फॉर्म 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगा और आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख आमतौर पर 31 जुलाई रहती है। ITR 4 में भी नई और पुरानी कर व्यवस्था सुनने का विकल्प रहेगा। 50 लाख तक की आय वाले कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोफेशनल्स जो घर से ही अपना काम कर रहे हैं अथवा कॉन्ट्रैक्ट पर IT कंपनियों में सेवाएं दे रहे हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोविड के 656 मामले सामने आए हैं। देश में कोविड के कुल सक्रिय मामले 3700 से ज्यादा हो गए हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा में कोविड के ज्यादा मामले आ रहे हैं। कोविड से बचने के लिए भीड़ भाड़ में जाने से बचें, मास्क पहने, अपने हाथ को लगातार धोते रहें। और अब खबरें विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं के हितग्राही अब भी अपनी कहानी अपनी जुबानी बता रहे हैं। बात करें इंदौर की तो इंदौर के दंपति दिलीप और शिल्पा गौरे ने स्वनिधि योजना का लाभ लेकर अपने छोटे से व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया, आइए उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी सुनते हैं। जब लॉकडाउन लगा था तो मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, तो मुझे इस योजना के बारे में जानकारी मिली तो मैंने इसका फॉर्म भर के फिर मुझे बैंक द्वारा यह लोन दिया गया। पहले 10,000 का लोन दिया गया, उसे मैंने समय पर चुकाने के बाद मुझे 20,000 का लोन मिला। फिर मैंने अपनी पत्नी को भी इस योजना के बारे में बताया तो उन्होंने बोला कि मुझे भी इसका लाभ लेना है, तो मैंने उसके नाम पे भी लोन लिया और अपना काम चालू कर दी। मुझे पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए फिर मैं कार्यालय में गई, वहाँ पे फॉर्म भरा। नगर निगम में मेरे को भेजा गया तो फिर मैंने फॉर्म भरा तो मेरे को पहले 10,000 का लोन मिला। फिर वो चुकाने के बाद मुझे बैंक से फ़ोन आया कि मैडम आपको 20,000 का लोन आप लेना चाहते हो क्या? तो मैंने हाँ बोला, तो मेरे को 20,000 का भी लोन मिल गया। फिर वो चुकाने के बाद मेरे को 50,000 का लोन मिला। तो फिर लोन मिलने के बाद मेरा काम अच्छा चलने लगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन पंजाब के भटिंडा के गांव भुच्चो खुर्द में किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। जागरूकता वैन से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की गई। इस मौके पर विभिन्न अधिकारियों ने केंद्र द्वारा चलाई जा रही जनहित योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया। इस अवसर पर आयोजित चिकित्सा शिविर में विभिन्न रोगों की जांच की गई और निःशुल्क दवाएं भी वितरित की गई। जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थी मेरी कहानी मेरी जुबानी शीर्षक के तहत अपने विचार दूसरों के साथ साझा करते नजर आए। इस बीच ऐसे पात्र व्यक्तियों ने भी विभिन्न योजनाओं के लिए अपना नाम दर्ज कराया है जो किन्हीं कारणों से केंद्र की योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं। मोदी सरकार वालों साडा संकल्प विकसित भारत की जो मुहिम चला रही है, तो साडे पिंड दे विच जो पीण लई पानी है वाटर बॉक्स नवा लग्या साडे पिंड दे विच, तां जो पीण लई पानी है वो घर घर तक पहुँचाया जाता है ते सारे पिंड नूं वधिया एक साफ सुथरा पानी मिल रहा है। मेरा मोदी वाले कार्ड ते इलाज होया जी, मेरी हड्डी वधी सी गिट्टे दी, टेंडर रिपेयर होया ते इस करके मैं इलाज करवा नहीं सकता सी, लाभ मिले कार्ड तो।
आइए बढ़ते हैं आगे। देवास की वंदना मालविया पहले चूल्हे पर खाना बनाती थी। खाना बनाते वक्त घर में धुआं ही धुआं होता था, जिससे उनको सांस लेने में परेशानी होती थी, बल्कि खाना बनाने में वक्त भी लगता था। वंदना को उज्ज्वला योजना के बारे में पता चला। वंदना ने योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण करवाया और गैस का कनेक्शन उनको मिल गया। आज उनका खाना बनाना ना सिर्फ उनका वक्त बचता है, बल्कि धुएं से उन्हें मुक्ति भी मिली है। अभी जब से गैस कनेक्शन मिला है कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना भी 3-3.5 घंटा टंकी भी हमको 3 मिल जाती है 100 के टाइम पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती खाना बनाने में। पे खाना बनाने में चूल्हा जलता नहीं था, घर में बहुत धुआं होता था, बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। और अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी गैस चालू करो 10-15 मिनट में खाना बन जाता है। पहले 1-1 2-2 घंटे लगते थे खाना बनाने में, अब नहीं लगता, टाइम से हो जाता है काम। के लिए मोदी जी को धन्यवाद। अब नहीं होते बर्तन खराब, पहले बहुत काले बर्तन होते थे, उनको मायने में खराब हो जाते थे, अब नहीं होते। हाँ, समय भी कम लगता है और खाना भी जल्दी बन जाता है, बर्तन भी जल्दी साफ हो जाते हैं। घर में उसी की वजह से जो गंदगी होती थी वो भी नहीं होती है। बहुत अच्छी है, मेरे लिए तो बहुत अच्छी है और सबके लिए ये जिनको मिला है उनके लिए भी सबके लिए अच्छी है। और अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम की। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम हमारी संस्कृति और भारतीयों के बीच गहरे जुड़ावों का संबंध रखता है और आज ये जश्न मना रहा है। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आगे बढ़ाता है, जिसकी पहचान आध्यात्मिक विश्वासों में भी निहित है। काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण में साहित्य, प्राचीन ग्रंथ, दर्शन, अध्यात्म, संगीत, नृत्य, नाटक, योग और आयुर्वेद पर व्याख्यान भी होंगे। इसके अतिरिक्त नवाचार, व्यापार, ज्ञान विनिमय, शिक्षा, तकनीक और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी पर संगोष्ठी कराने की योजना बनाई गई है। काशी तमिल संगमम के तहत वाराणसी के दौरे पर पहुंचे तमिलनाडु के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य काशी की संस्कृति से रूबरू हुए। प्रतिनिधिमंडल ने हनुमान घाट का दौरा किया और आचार्यों से वाराणसी के विभिन्न घाटों के इतिहास और संस्कृति की जानकारी ली। प्रतिनिधियों ने घाट पर स्थित प्राचीन मंदिरों का भी दौरा किया। समूह के सदस्यों ने हनुमान घाट स्थित तमिल महाकवि सुब्रमण्यम भारती के आवास जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कांची मठ का भी दौरा कर मठ के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल की। I'm from Kashi, Krishna's temple darshan is good darshan for Kashi, Tamil Sangam. Jai Bharat, Vande Bharat. Best experience in my life. Nobody can see other persons are like this. But I am, God gives my opportunity with our national pride leader Modi ji. Namaste. काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के तहत तमिलनाडु से आए प्रतिनिधिमंडल के एक समूह ने प्रयागराज पर संगम क्षेत्र में वीआईपी घाट का दौरा किया। यहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य काफी खुश नजर आए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। हम चेन्नई से आए हैं और यहाँ हमारा वीआईपी जैसे स्वागत किया जा रहा है, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। हम बहुत खुश हैं। जब हम वापस लौटेंगे तो हम लोगों को मोदी जी के द्वारा हमारे लिए किए गए काम और काशी की महानता के बारे में बताएंगे। इस भव्य स्वागत कार्यक्रम को आयोजित करने वाले आयोजकों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है। वहीं काशी तमिल संगमम के तहत चेन्नई से काशी की यात्रा पर 5वीं ट्रेन चेन्नई के एमजी रामाचंद्रन सेंट्रल स्टेशन से रवाना हुई। ट्रेन में किसान, कला, संस्कृति से जुड़े 216 प्रतिनिधि काशी आ रहे हैं। चेन्नई में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉल्फिन श्रीधर और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों ने ट्रेन को रवाना किया। काशी तमिल संगमम का उद्देश्य उत्तर भारत और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को नजदीक लाना है, देश की साझा विरासत की समझ विकसित करना और इन क्षेत्रों के लोगों के बीच संबंध को और मजबूत करना आयोजन का मकसद है। काशी तमिल संगमम उत्तर और दक्षिण भारत के बीच ऐतिहासिक एवं सभ्यता संबंधी कई पहलुओं से जुड़ा है। काशी और तमिलनाडु
प्राचीन भारत में संस्कृति और शिक्षा के दो महत्वपूर्ण केंद्र थे। ऐसे में काशी तमिल संगमम का लक्ष्य साझा विरासत की समझ का निर्माण और इन दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करते हुए ज्ञान और संस्कृति की इन दो परंपराओं को एक साथ लाना है। दो संस्कृतियों के बीच प्राचीन बौद्धिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और व्यावसायिक संबंधों के बारे में फिर से जानकारी प्राप्त करना और इन्हें सशक्त बनाना भी आयोजन का प्रमुख लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक तरफ जहां काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने के लिए तमिल से काफी संख्या में लोग काशी पहुंच रहे हैं, तो वहीं दुनिया भर से आए पर्यटक भी काशी तमिल संगमम में भाग ले रहे हैं। काशी तमिल संगमम के दौरान पर्यटकों की बढ़ती संख्या की वजह से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर में इजाफा हो रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण जब से हुआ है तब से देश और विदेश के पर्यटकों की संख्या में काशी में काफ़ी वृद्धि हुई है। ऐसे ही एक पर्यटक दिखे काशी विश्वनाथ धाम के शंकराचार्य चौक पर, जो रसिया से आए हैं और इनके लिए गाइड का काम कर रहे हैं अनंत प्रकाश जी। ये हमारे लिए दोभाषिया का काम करेंगे। ये जो उद्देश्य है मेरा, यही बताने का है कि काशी विश्वनाथ धाम में केवल भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी पर्यटक, आप इनको धार्मिक पर्यटक भी कह सकते हैं, कि ये आ रहे हैं। आप दोनों से मैं जानना चाहूँगा कि जो आपने अनुभव यहाँ पे दर्शन किया या आए यहाँ पे दर्शन करने, कैसा अनुभव रहा? Исходить свой опыт. Опыт посещения храма? Посещения храма. Ну, что ты скажешь? Очень сильное место, чувствуется очень яркая энергетика, при этом очень приятно душе. Спасибо Индии за гостеприимство. Надеемся посетить храм еще. Намасте. ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही सील नहीं, मतलब कि बहुत ही एनर्जी, बहुत ही ऊर्जावान क्षेत्र है। हम यहाँ आकर अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ का दर्शन पूजन किया। इसके लिए हम भारतीय सरकार को, भारत की सरकार को धन्यवाद देते हैं। ये आपने जो यहाँ पे आए, क्या पहले से सोच के वहाँ से यहाँ के काशी विश्वनाथ के बारे में आपको जानकारी पहले से थी या храм и когда вы приехали в Каши, вы хотели смотреть, посетить этот храм? Конечно, это Варанаси, это же святой город, известный с древних времен. Поэтому вот спасибо Ананде, что нас привел в этот храм, показал, что мы увидели своими глазами, и была возможность отдать наше почтение индийскому богу Махадеву, Шива, да, чтобы это все было хорошо во всем мире. ये कह रहे हैं कि हमने इसके बारे में सुना था, लेकिन हम आज यहाँ पर इस दर्शन को देख, इस मंदिर का, काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करके अपने आप को धन्य समझ रहे हैं और बहुत ऊर्जावान हम महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और इसके लिए वो पुनः काशी धाम का और भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं। ये मेरा उद्देश्य केवल यही था दिखाना कि अनंत प्रकाश जैसे जो हमारे भाई हैं काशी में, उनको किस तरह से रोज़गार मिल रहा है। यह रसिया से आए हुए जो दंपति हैं, इन्होंने जाना महादेव के बारे में, बाबा विश्वनाथ के बारे में, और ये चले आए काशी। और इनका ये कहना है कि भारत सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी जी को और काशी के सांसद को वो धन्यवाद कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने इसका लोकार्पण किया है, पुनरुद्धार कराया है। वो देखने में इनको भी काफ़ी जो महसूस हो रहा है इस तरह का कि ये काफ़ी ऊर्जा प्राप्त किए हैं काशी विश्वनाथ धाम से। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। अब खबर बदलते मौसम की। पश्चिम बंगाल में ठंड का प्रकोप जारी है। कोलकाता में घने कोहरे के कारण नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर परिचालन बाधित हुआ है। कम दृश्यता के कारण एयरपोर्ट से विमानों का परिचालन प्रभावित हुआ है, जिसके चलते कई फ्लाइट्स आने जाने में देरी हो रही है।
पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के राज्यों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि मैदानी इलाकों में कोहरे से 3-4 दिनों तक राहत नहीं मिलेगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फ गिरने और पंजाब और हरियाणा में दूर दराज के स्थानों पर मध्यम बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माही और लक्षद्वीप में अगले 4 दिनों तक हल्की से लेकर मध्यम बारिश जारी रह सकती है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और उड़ीसा में और साथ ही हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं, जबकि पंजाब के कुछ भागों में अगले 4 दिनों तक बहुत घने कोहरे की स्थिति रह सकती है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में कल तक के न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी का अनुमान है और पूर्वी भारत का न्यूनतम तापमान अगले 2 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। बात करें रोहतांग के अटल सुरंग क्षेत्र की, तो वहां पास में हुई ताजा बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन पी मैथ्यू ने दिल्ली में JSW कार रैली को झंडी दिखाई। ये कार रैली देहरादून से पुणे तक जा रही है। यह रैली ऑपरेशन बदली को एक श्रद्धांजलि के रूप में है और 16 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। इस मौके पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट वाइस एडमिरल अजय कोचर ने कहा है कि ये कार रैली NDA की स्थापना का जश्न मना रही है। भारतीय खेल मंत्रालय ने नवनिर्वाचित भारतीय कुश्ती संघ की गतिविधियों को निलंबित कर दिया है। हाल ही में कुश्ती महासंघ का चुनाव हुआ था, जिसमें संजय सिंह को अध्यक्ष चुना गया था। और खेल से जुड़ी कुछ और खबरें। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने मुंबई के वानखेड़े में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के सामने जीत के लिए 75 रन का लक्ष्य रखा है। लंच तक भारत ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर 29 रन बना लिए। इससे पहले मेहमान टीम ने 5 विकेट पर 233 रन से आगे खेलना शुरू किया। एशले गार्डनर ने 7, सदरलैंड 27 और अल्ना किंग 0 पर पेविलियन लौट गई। इसके बाद राजेश्वरी गायकवाड़ ने 2 विकेट पर 261 रन पर ऑस्ट्रेलिया की पारी को समेट दिया। भारत की तरफ से स्नेह राणा ने 4 विकेट लिए, वहीं राजेश्वरी हरमनप्रीत ने 2-2 विकेट लेने में सफलता पाई। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अगला बुलेटिन आप देखेंगे एक्सप्रेस 100। नमस्कार।